नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं पूजा पांडे। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही है। बुलेटिन की शुरुआत देश की बड़ी खबर के साथ। मुंबई के लोक भवन में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुलाकात हुई। वहीं पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने टाटा एयरबेस की H-125 हेलीकॉप्टरों असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन भी किया। देखिए रिपोर्ट। कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप knows no boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में कामयाब रहने वाले विश्व के इकलौते विमान के साथ अब भारत का नाम और मेक इन इंडिया की पहचान जुड़ने वाली है, क्योंकि अब भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ही ऐसे हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इसी कड़ी में पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को वर्चुअली भारत में एयरबेस H-125 हेलीकॉप्टर के लिए टाटा एडवांस सिस्टम की फाइनल असेंबली लाइन की संयुक्त रूप से शुरुआत की है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। इस हेलीकॉप्टर के पास दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने का विश्व रिकॉर्ड है, तो गर्म पर्यावरण में भी उतना ही सक्षम है। ऐसे में ये मेक इन इंडिया और एरोस्पेस क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमताओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। ऐसे माहौल में इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप एक फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी है। हम फ्रांस की एक्सपर्टाइज और इंडिया के स्केल को जोड़ रहे हैं। हम ट्रस्टेड टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। पीएम मोदी के ये शब्द भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों की गवाही दे रहे हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को अपनी 3 दिवसीय दौरे के तहत भारत पहुंचे हैं। इससे पहले मुंबई के लोक भवन से दोनों नेताओं की मुलाकात का एक सुंदर नजारा भी देखने को मिला, जिसमें पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई के लोक भवन में मुलाकात के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। इसके बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा नीति को लेकर सपा विधायक रागिनी सोनकर और मंत्री गुलाब देवी के बीच शायराना अंदाज में तीखी बहस हुई। सवाल जवाब के साथ आंकड़ों की टक्कर ने सदन का माहौल गरमा दिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में यूं तो करीब हर रोज ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी भरे शब्दों के साथ सवालों और जवाबों का सिलसिला देखने को मिलता है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में जवाबी वार पलटवार देखने को मिलता है। लेकिन मंगलवार को यूपी विधानसभा में जब एक अनोखी तकरार देखने को मिली, जब सपा विधायक रागिनी सोनकर और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के बीच शायराना अंदाज में ये शुरू हुई कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। जानकर भी अनजान बने ये और बात है। जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाए, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। सदन में आमतौर पर होने वाली टोका टोकी के बजाय इस बार हमला और पलटवार दोनों ही शायराना अंदाज में हुआ और इसका आगाज सपा विधायक रागिनी सोनकर के इस सवाल के साथ हुआ। 90% उत्तर
प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं, आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं, लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। सपा विधायक ने भगवान राम के नाम का सहारा लेते हुए सरकार की शिक्षा नीति पर जो सवाल खड़ा किया, उस पर शिक्षा मंत्री ने भी उसी तर्ज पर बाकायदा आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए विपक्ष को आईना दिखा दिया। प्रदेश में 974 राजकीय कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को छोड़कर शेष 971 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में बालक बालिका में विज्ञान संकाय का पद सृजन है और उसमें मान्यवर पढ़ाई की सुविधा है। दूसरा, मान्यवर प्रदेश में 487 अनुदानित इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिसमें 2683 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है। ये बहस प्रदेश की शिक्षा नीति और शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर केंद्रित थी। इस शायराना नोकझोंक ने सदन का तनाव तो कम किया ही, साथ ही शिक्षा और शिक्षकों का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कर स्वदेशी एआई मॉडलों का अवलोकन किया। सैकड़ों स्टार्टअप और कई देशों की भागीदारी से भारत की तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। देखिए रिपोर्ट। एआई को लेकर जिस भविष्य की परिकल्पना लोगों ने की थी, उसको हकीकत बनाने की राह पर भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रही है। एआई के इस महाकुंभ ने दुनिया भर के लीडर्स, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और टेक के शौकीनों को एक ही छत के नीचे समेट दिया है। सोमवार को पीएम मोदी ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया है। साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में स्वदेशी एआई के विभिन्न मॉडलों के बारे में जानकारी ली है, जिसका कुछ झलकियां पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की हैं। मैडम, देख के बताओ ये मोजे का रंग क्या है? मोजे का रंग पीला और काला है। 1-2 साल में ये काफी आगे तक चला जाएगा, जहाँ पे एआई ही हमें बता सकेगा कि ये क्या है। ये प्रोडक्ट ब्रेन के अंदर हम डालते हैं, बिल्कुल स्कल के पास। बाहर से ये अटैचमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन को देता है और फिर वहाँ से एआई प्लेटफॉर्म से डेटा से लेकर वो बात करना फिर से सीखते हैं और बोलना फिर से सीखते हैं। सुना नहीं था, अभी संगीत वगैरह समझने आना होगा। करीब 70,000 वर्ग मीटर में फैली इस प्रदर्शनी में वैश्विक टेक कंपनियां, स्टार्टअप, शैक्षणिक और शोध संस्थान, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार शामिल हुए हैं। इस एक्सपो में 600 से ज्यादा संभावनाशील स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। इसमें 300 से ज्यादा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही 13 देशों ने अपने अपने मंडप लगाए हैं, जो एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट भारत में जो हो रहा है वो विश्व में सबसे बड़ा एआई समिट है। इस एआई समिट में देश भर से, दुनिया भर से सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट और इंडस्ट्री के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित है। किस तरह से हम एआई का उपयोग इकोनॉमी में, सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकें और एआई के जो हार्म्स हैं उनको हम कैसे रोक सकें, इन दोनों को बैलेंस करके इस नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है। इन सब से बढ़कर इस आयोजन में मानव प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी पूर्वक, समावेशी रूप से और बड़े पैमाने पर उपयोग करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिसकी तस्वीर पीएम मोदी की ओर से शेयर किए गए वीडियो में देखने को मिलती है। देश प्रदेश में अगली खबर लखनऊ से, जहां मनरेगा के नाम बदलाव और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा घेराव किया। अजय राय और आराधना मिश्रा समेत कई नेता प्रदर्शन में शामिल रहे। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट।
सरकार ने इस कानून को षड्यंत्र पूर्वक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया है, वो इस देश की गरीब जनता के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी इस तरीके के काम कर रही है। मुल्क को हमेशा गुमराह करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल तमाम जितनी बातें कर रही है केवल और केवल जो है पॉलिटिकल स्टंट है। देश की संसद में पेश होने से लेकर पास होने तक के सफर के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जिस बीबीजी रामजी बिल की पुरजोर मुखालफत की थी, उस बिल के कानून का रूप इख्तियार कर लेने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने विरोध के रवैये पर बराबर डटी हुई है। विरोध और हंगामे की तस्वीरों के बीच बयानों का ये शोर मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ से उस वक्त उठा जब लखनऊ में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा मोना समेत कई कांग्रेस नेताओं को बैरिकेडिंग पर चढ़े देखा गया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीते दिनों मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। आइए अब आपको बताते हैं कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ। लखनऊ में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन 17 फरवरी 2026 को विधानसभा का घेराव करने निकली कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और नेता रहे मौजूद। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा भी रही मौजूद। विधानसभा की ओर से निकले कांग्रेसी नेता, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई धक्का मुक्की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बैरिकेड पर चढ़े। हम मनरेगा की आवाज तो गरीब आदमी की, किसानों के, मजदूरों की आवाज है। इस कानून को जब तक सरकार वापस ले लेगी, हम सरकार से इसी तरह से जवाब मांगते रहेंगे। वो जी राम जी कानून के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन है, उनकी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला है, प्रमाणित करने वाला है। भगवान राम के नाम से इतना दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को कि आप देखिए, जहां जिस उत्तर प्रदेश में कोई नाम लेने वाला नहीं कांग्रेस का, वहां भी प्रदर्शन करने आ गए भाड़े के लोगों के सहारे। फिलहाल कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के बाद मनरेगा के नाम पर सियासी महाभारत का फिर से आगाज हो गया है। कांग्रेस ने जहां राजधानी लखनऊ में मनरेगा के बदले हुए नाम पर शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर पैसे देकर प्रदर्शन प्लान करने का आरोप भी देखा गया। अब देखिए ना, राजस्थान के जयपुर में भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया। ये 24 घंटे चैटबॉट और हेल्पलाइन के जरिए किसानों को योजनाओं, फसल सलाह और बाजार जानकारी देगा। देखिए रिपोर्ट। भारत डिजिटल नवाचार और एआई आधारित समाधान विकसित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने एवं वैश्विक डिजिटलीकरण की रेस में सक्रिय रहने के लिए तकनीक को विकास और सेवा वितरण से जोड़ना आवश्यक है, जिससे नागरिक सरलता और सुगमता से सुविधाओं का लाभ उठा सके। इसी दिशा में किसानों तक डिजिटल सहायता को सरल और संवादात्मक बनाने के उद्देश्य से भारत विस्तार प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। भारत विस्तार एक नई क्रांति का शंखनाद है, जिससे सारी जानकारियां आपके मोबाइल पर आपको मिलेगी और उसके बाद उन जानकारियों को लेके आप कौन सी फसल बोएं, कब बोएं, कहां बेचें, कौन सा खाद डालें, कितना डालें, इन सब चीजों को कर सकें। इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम कृषि सेवाओं और स्कीम से जुड़ी जानकारियां किसानों के लिए एक जगह पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस एआई प्लेटफॉर्म की मदद से किसानों को पात्रता, आवेदन, लाभ स्थिति या शिकायत समाधान के लिए अलग अलग पोर्टल या दफ्तरों जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये भारत विस्तार कृषि प्लेटफॉर्म। भारत विस्तार किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है। ये किसानों के लिए 24/7 डिजिटल कृषि विशेषज्ञ की तरह उपलब्ध रहेगा। किसान
टेक्स्ट, चैट बॉक्स या वॉइस आधारित एआई सहायक भारतीय से सरल भाषा में बातचीत कर सकेंगे। स्मार्टफोन धारक किसान मोबाइल ऐप और वेब इंटरफेस के जरिए सुविधा का लाभ ले सकते हैं। वहीं साधारण फोन उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए ये सेवा 155261 हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध है। साथ ही एक नजर उन सेवाओं पर भी डालते हैं जिनका लाभ किसानों को इस एआई आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगा। भारत विस्तार के जरिए किसानों को कृषि संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी, जैसे केंद्रीय कृषि योजनाओं की जानकारी, लाभ स्थिति जांच, पीएम किसान, पीएमएफबीआई, SHC, शिकायत पंजीकरण एवं ट्रैकिंग, पीएम किसान, फसल सलाह, पशुपालन सलाह, ICAR आधारित वैज्ञानिक मार्गदर्शन, कीट एवं रोग चेतावनी, मौसम पूर्वानुमान आधारित परामर्श, मंडी भाव व बाजार जानकारी, राज्य व सहकारी एआई सेवाओं का एकीकरण। और जयपुर इस धरती पर आज भारत विस्तार का राष्ट्रीय श्री गणेश हुआ है। एआई के माध्यम से लागू होने वाली ये योजना किसानों को जीवन में खुशहाली लाएगी। इस एआई प्लेटफॉर्म को शुरू करने का प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में रखा गया था। वर्तमान में इस मंच पर लगभग 10 प्रमुख केंद्रीय कृषि योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, जबकि मई तक सभी केंद्रीय कृषि योजनाओं को इसमें एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन आगामी 6 महीनों में इसमें 9 क्षेत्रीय भाषाओं को भी जोड़ने की योजना है। अब खबर अयोध्या से, जहां राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगी। वे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगी और इसके साथ ही राम मंदिर से जुड़ी और कुछ अहम जानकारी भी दी। देखिए रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के विकास कार्यों की प्रगति साझा की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या आएंगी और लगभग 4 घंटे मंदिर परिसर में बिताएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले करीब 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। महामहिम राष्ट्रपति जी की यहाँ पर यात्रा के बाद जो 19 मार्च को है, उसके बाद निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को प्रारंभ में लगभग 1000 से 1500 लोगों को पास की व्यवस्था से सभी स्थानों के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। अभी प्रारंभिक सूचना मान्या उसके अनुसार उनका कार्यक्रम लगभग 4 घंटे का हो। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिस अस्थायी मंदिर में रामलला विराजमान थे, उसे भी स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसका निर्माण कार्य 31 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि संग्रहालय में 20 गैलरी बन रही हैं, जिनमें अत्याधुनिक 3D हनुमान गैलरी भी शामिल होगी। कुछ गैलरी में हो सकता है कि टिकट लगाना पड़े, लेकिन सामान्य रूप से संग्रहालय में जाने के लिए अलग से कोई पास नहीं बनाया जाएगा। जैसे हनुमान जी की गैलरी है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो 12 मिनट की पूरी वह 3D में पूरा उसको देखना है और उसको बैठने की व्यवस्था है। तो जितनी सीटें होंगी उतने ही लोग जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके हमें पास की व्यवस्था करनी है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि राम मंदिर परिसर में जो अन्य मंदिर बन रहे हैं वो 30 सितंबर तक पूर्ण हो जाएंगे और आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आने वाली रामनवमी पर रामलला के ललाट पर एक बार फिर भगवान सूर्य की किरणें प्रकाशित की जाएंगी। देश प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से 23 वर्षीय साहिल धनशरा की मौत हो गई। आपको जानकारी दें कि हादसे से पहले कार में रील बनाई जा रही थी। नाबालिग चालक को जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश भी किया गया। बाद में अंतरिम जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। ये दर्द उस माँ का है जिसने रील की सनक में सड़क पर रफ्तार भरने वालों की वजह से अपना इकलौता बेटा हमेशा के लिए खो दिया है। मामला देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके का है, जहां बीती 3 फरवरी को एक तेज रफ्तार कार ने 23 साल के साहिल धनेश्वरा को उड़ा दिया था। अब इस घटना का एक नया वीडियो सामने आया है, जो कि दुर्घटना में शामिल एसयूवी के अंदर से शूट किया बताया जा रहा है। हादसे वाले दिन बनाई गई इस रील में बिना डिवाइडर की सड़क पर तेज रफ्तार कार को फर्राटे भरते देखा जा सकता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी एक बस से बाल बचती है। वहीं सामने की सीट पर बैठी एक लड़की पर्स हाथ में लेकर वीडियो बनाती नजर आ रही है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हिट एंड रन केस में मारे गए साहिल धनेश्वरा की मां इन्ना माकन ने इस दर्दनाक हादसे की पूरी आपबीती बयां की है। सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, जिस लेन में बस आ रही है जो हमने देखा है, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसको उड़ा दिया। साहिल अपनी मां का इकलौता सहारा था। एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने उसे बड़े अरमानों से पालकर काबिल बनाया था, लेकिन इस हादसे ने एक पल में ही सब कुछ खत्म कर दिया। साहिल की मां का कहना है कि ये महज एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि रील की सनक में की गई क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। जांच में सामने आया है कि एसयूवी चला रहा चालक 17 साल का नाबालिग था। हादसे के बाद नाबालिग चालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। हालांकि 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।